तो अब हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। दो चैप्टर है, दोनों को मिला के ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला है कि हेल्थ को डिफाइन करना है और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हेल्थ के। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, या फिर प्रिवेंशन, डिजीज का प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। तो ये दोनों चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स या इंडिकेटर्स में से कोई एक आएगा आपको थोड़ा लंबा लिखने के लिए। और ये जो कंपोनेंट ऑफ हेल्थ है, या तो हो सकता है ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स या अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आएगा, या फिर एक एक करके आपको डिटरमाइन करने आएगा कि 2 मार्क्स में लिख देगा फिजिकल कंपोनेंट डिटरमाइन करने या मेंटल कंपोनेंट डिटरमाइन करने। तो हम लोग टॉपिक वाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये चैप्टर्स निकालते हैं, वहां पे देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, हेल्थ क्या है और कंपोनेंट ऑफ हेल्थ क्या है, दूसरा डिटरमिनेंट क्या है, तीसरा इंडिकेटर्स क्या है। तो आज 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है हेल्थ को डिफाइन करना है। क्या है हेल्थ, बताइए, बहुत पढ़ा है ये चैप्टर। फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग ऑफ एनी पर्सन। ओके, इतने कम बच्चे क्यों आज क्लास में। तो हेल्थ क्या है कि मेनली स्टेट है जहाँ पे आपका फिजिकल, मेंटल और सोशली तीनों से आप फिट रहते हैं, ना कि सिर्फ बीमारियों से दूर। बहुत लोगों को लगता है कि आप बीमारियों से दूर हैं, कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, दैट मीन्स यू आर हेल्दी, बट ऐसा नहीं है। जब तक आप पूरा फिजिकली फिट, बीमारियों से दूर, ये तो होना ही है, प्लस मेंटली भी स्टेबल होना चाहिए, प्लस सोशली भी स्टेबल होना चाहिए। जब ये तीनों स्टेबिलिटी आपके साथ है तभी आप हेल्दी हैं अकॉर्डिंग टू WHO। तो कॉन्सेप्ट, अगर हेल्थ का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप ये वाला डेफिनेशन देंगे कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच डिजीज एंड इंफर्मिटी आर एब्सेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? नो मैम। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ही मैम साउंड बहुत कम आ रहा है मैम। कम आ रहा है, सभी को कम आ रहा है या आप ही को कम आ यस रहा है? मैम, बहुत कम है मैम। अब वॉल्यूम बढ़ाइए ना मोबाइल का। नहीं मोबाइल हम लोगों को तो ठीक मैम है। फुल वॉल्यूम है। ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए। अब है हमारा कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं। तो अब ये क्या क्या है, तो 4 तरह का है। तो अब ये जो 4 तरह का कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं, या तो आपको 2-2 मार्क्स में आएगा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन कि फिजिकल हेल्थ, डिफाइन फिजिकल हेल्थ और डिफाइन मेंटल हेल्थ, या फिर आपको आ जाएगा 4 मार्क्स 5 मार्क्स या इवन 8 मार्क्स में कि राइट अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ और कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था डिफाइन हेल्थ एंड कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ, इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएगा। तो दोनों वे में आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शॉर्ट टाइप में आए या लॉन्ग टाइप में आए। शॉर्ट टाइप में आएगा तो सिंगल आएगा, या तो फिजिकल हेल्थ आ जाए या मेंटल हेल्थ आ जाए, कोई भी आ जाए, स्पिरिचुअल हेल्थ आ जाए, सिंगल सिंगल आएगा। अगर लंबा में आता है तो पूरा कंपोनेंट ऑफ हेल्थ लिखने आएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं, बहुत इजी है, बस आपको जानना है, दिमाग से आप पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाए। तो फिजिकल हेल्थ क्या है कि फिजियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से अगर लोग हेल्दी दिख रहा है, कहने का मतलब है कि सामने से अगर वो आदमी हेल्दी दिख रहा है तो वो उसके फिजिकल हेल्थ को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए देखने का। अंदर से वो आदमी कितना परेशान है, कितना स्ट्रेस है, उससे मतलब नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि फिजिकली, फिजियोलॉजिकल जो आदमी का एक्टिविटी है वो सही से होना चाहिए, आदमी में कोई डिसेबिलिटीज नहीं दिखना चाहिए, सभी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ ऑर्डिनली अच्छे से हार्मनी में वर्क कर रहा हो। दूसरा, फिजिकली फिट दिखे और कोई उसमें खराबी नहीं दिखे। उसके अलावा, यहाँ तक तो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डिफाइन कर दिया, उसके अलावा क्या है कि आदमी हाइजीनिक होना चाहिए। हाइजीनिक वाला पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि आदमी बहुत ही फिजिकल फिट है, 10 दिन से नहीं नहाया है, कॉम नहीं किया हेयर को, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ डिटरमाइन कर रहा है हमारा फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सभी ऑर्गन सिस्टम पूरे बॉडी के साथ ऑर्डिनली काम करे, और दूसरा हाइजीनिक वाला पोर्शन।
कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? No, ma'am. No, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या है कि हमारा दिमाग कितना क्लियरली सोच रहा है, कितना कामली सोच रहा है, ये डिटरमाइन करता है हमारा मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ हो सकता है आदमी फिजियोलॉजिकल फुल्ली फिट हो बट मेंटली बहुत स्ट्रेस हो। कभी कभी आप रहते हैं फिजिकली कुछ कोई दिक्कत नहीं है बट मेंटली आप काफी स्ट्रेस होते हैं। मे बी स्ट्रेस कुछ भी वजह से हो सकता है, सोशली कुछ ही एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई बीमार है उस वजह से हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए ये मेंटल हेल्थ हो सकता है। तो मेंटल हेल्थ क्या है कि हमारा एबिलिटी, हम कितना सही सोच रहे हैं, कितना सटीक सोच रहे हैं, कितना कामली सोच रहे हैं, ये हमारा मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। मतलब दिमाग वाला जो भी पोर्शन है, जिस टाइप से हम वर्क कर रहे हैं, वो हमारा मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है। अब ये जो मेंटल हेल्थ है वो क्या करता है, एक बैलेंस बना के चलता है। मेंटल हेल्थ जिसका जितना बेहतरीन होता है वो लोग उतना ही अच्छे से काम करते हैं। मतलब वो आदमी अपना खुद को स्टेबल करता है कम्युनिटी में, इस सराउंडिंग में, इस इन्वायरमेंट में अच्छे से। तो एक हार्मनी के साथ एडजस्ट करना है, इन्वायरमेंट के साथ, पड़ोसी के साथ, सभी के साथ। तो वो हमारा मेंटल हेल्थ है। अब हमारा क्या है कि मेंटल हेल्थ में सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमागी रूप से कोई बीमार हो गया, मानसिक रोगी टाइप का कोई इंसान हो गया तो उसका मेंटल हेल्थ खराब है। जरूरी नहीं है कि उस वजह से ही मेंटल स्ट्रेस हो सकता है किसी एक वजह से आपका किसी से झगड़ा हो गया तो आपका मेंटल हेल्थ खराब हो गया। अभी आपके बैच में सभी लोग एक दूसरे से लड़ लिए हैं तो क्या हुआ, सब एक दूसरे भी फिजियोलॉजिकल एकदम फिट है, बिल्कुल ही सही है, बट अभी मेंटली सभी इल है क्योंकि एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो सभी को स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, बात करने में कतरा रहे हैं, स्ट्रेस ऑब्वियस स्ट्रेस है। तो यहाँ पे क्या है कि किन्हीं को मेंटल इलनेस नहीं है बट यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस है, दैट मीन्स अभी मेंटल हेल्थ आपका सही नहीं है। तो ये समझ गए कि मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल इलनेस को नहीं दर्शाता है। हो सकता है किसी वजह से आप डिप्रेस हो, अचानक से आपका एग्जाम डेट आ गया, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे, कितना भी पढ़े इंस्टेंट में आपको पता चलेगा, फिर उससे थोड़ा आप उबड़ेंगे, फिर आप बैलेंस बनाएंगे, नहीं हमने तो पढ़ा है, ठीक है हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये हमारा मेंटल हेल्थ। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, मेंटल इल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, मेंटल इलनेस होने लगता है। तो फर्स्टली क्या है, हेरिडिटी, जेनेटिकली अगर आपके घर में किन्हीं को साइकोसिस वाला प्रॉब्लम है, मेंटली इल है कोई, तो वो हो सकता है जेनेटिकली ट्रांसफर हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर हो। दूसरा फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर गड़बड़ है आपका खुद का या पूरे घर में से किसी एक का, तो आपका मेंटल स्थिति सही नहीं रहेगा। अभी आप लोग आधा लोग जो एग्जाम देने आए थे तो एग्जाम में आधा तरह से यहाँ थे ही, उनको घर का टेंशन था, तो मेंटली आप यहाँ फुली प्रिपेयर नहीं थे उस वक्त। किन्हीं का घर में सास बीमार थी, किन्हीं के हस्बैंड बीमार थे, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं थे, भागना था आपको जल्दी। तो फिजिकल हेल्थ वहां डिटरमाइन कर रहा था, कोई फिजिकली फिट नहीं था, वो आपके मेंटल में प्रॉब्लम ला रहा था, वहां पे आप मेंटली डिस्टर्ब थे, तो फिजिकल हेल्थ वहां पे भी डिटरमाइन किया। उसके बाद सोशल फैक्टर, कुछ एक सोसाइटी में वैसे फैक्टर हो जाते हैं जिस वजह से क्या है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ एक फैक्टर हुआ होगा, मान लीजिए आपका एग्जाम है, पड़ोस वाला गाना बजा दिया, डीजे बजा दिया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कि एक तो मैंने वैसे भी पूरा साल नहीं पढ़ा, अभी गाना डीजे चल रहा है, तो सोशल फैक्टर में भी हो सकता है। उसके बाद यूज ऑफ अल्कोहल्स एंड नार्कोटिक्स, तो ये जो अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स है वो क्या करते हैं, हेलुसिनेशन में लाता है लोगों को, जो नहीं है आदमी को वो दिखता है, हेलुसिनेशन वाले पोर्शन में जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि लोग कुछ भी कर जाते हैं, बाद में फिर उसका चुकता करता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं किसी से लड़ाई हो गया, किसी से झंझट हो गया, तो वहां पे मेंटल हेल्थ कुछ गड़बड़ करता है। उसके बाद है इंसोम्निया एंड डिप्रेशन। इंसोम्निया, अगर आप बहुत दिन तक सोएंगे नहीं तो उसी एक कंडीशन को इंसोम्निया बोलते हैं। तो इंसोम्निया और डिप्रेशन का कंडीशन में क्या है कि दोनों में मेंटल स्ट्रेस है हमारा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट है हमारा सोशल हेल्थ।
सोशल हेल्थ में हमारा क्या है कि अब हमारा फिजिकल पोर्शन खत्म हो गया, मेंटल पोर्शन खत्म हो गया, अब जो स्टार्ट है हमारा वो है हमारा सोशल। मतलब आप सामाजिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग है, आप सामाजिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप अपना रिलेशनशिप कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ कितना स्ट्रांगली बना सकते हैं, यही चीज डिटरमाइन करता है आपका सोशल हेल्थ। जरूरी नहीं कि जो आदमी सोशली फिट है, सॉरी, जो आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली काफी स्ट्रांग है, वो सोशली भी काफी हेल्दी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसे रहते हैं समाज में जो काफी रिच हैं, काफी सब चीज से समृद्ध हैं, हेल्थ भी काफी अच्छा है, मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट उसको सोशली कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी में मर भी गया फिर भी वो देखने नहीं गया, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई हार्मनी नहीं है उसका सोसाइटी के साथ, तो उनका सोशल हेल्थ सही नहीं है। तो सोशल हेल्थ हमारा क्या डिटरमाइन कर रहा है कि हमारा कितना एकता है अपने सोसाइटी के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ, कितना हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, वो कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिटरमाइन करता है हमारा सोशल हेल्थ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक सोसाइटी का मेंबर होना ही डिटरमाइन करता है हमारा सोशल हेल्थ। कोई कंफ्यूजन? लोग कहते हैं ना कि ये कोई किसी के बारे में, आदमी के बारे में, कि ये लड़का बहुत सोशल है, तो सोशल है मतलब उसका सोशल हेल्थ काफी अच्छा है, वो सभी के साथ काफी घुल मिल के काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से रहता है, तो दैट इज सोशल हेल्थ। आपके बैच में कौन है सबसे ज्यादा बेहतरीन सोशल हेल्थ? सबसे पीके में मिलके कौन? क्या खुद का नाम ले रहे हो? नो मैम। तो कौन ऐसा लग रहा है कि सामाजिक टाइप का है, सबसे मिलजुल के रहता है, कौन रहता है? पंकजा मैम। मार खा जाओगे। आई थिंक प्रवीण। प्रवीण काफी सोशली एक्टिव मेरे ख्याल से। यस मैम। और पूजा दीदी। हाँ, प्रवीण को हम देखे, जहां तक नोटिस किए कि वो काफी सोशली एक्टिव रहता है। अभी आप लोग कॉलेज आए फिर भी, बट इवन जब भी कॉलेज में कोई भी फंक्शन हुआ है तो कोई नहीं आया है, प्रवीण आया है। तो आई थिंक प्रवीण का ये हार्मनी है, ये इंटीग्रेशन है, वो अपने घर में भी ऐसा ही रहता होगा, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मैम ऐसे नहीं बोलिए। कहाँ तुम आए फिर भाग गए, दूसरे दिन आए ही नहीं? कुछ इशू हो गया था, इसके कारण नहीं आया था। क्या? कुछ इशू था मैम, इसके कारण नहीं आया था। हाँ, तो ऐसे इश्यू नहीं हो गया बोलेंगे ना, तुम इश्यू को अपना प्रायोरिटी में रखे। वो इश्यू प्रवीण के साथ भी हो सकता है, लेकिन प्रवीण ने उस इश्यू को खत्म किया। जैसे कल भी तुम लोग बताए कि लड़ाई हुआ, बट प्रवीण ही क्लास में ऐसा था जो बोला कि हम मैसेज करेंगे पहले सभी को। दैट इज सोशल हेल्थ उसका काफी बेहतरीन है, वो काफी सोशल लड़का है, इसीलिए ये बात बोला। आप लोग भी बोल सकते कल हैं। ज्वाइन ही नहीं किए थे मैम क्लास में, पता ही नहीं था कल क्या हुआ। ठीक है, तुम भी काफी अच्छे सोशल को समझ गए, ठीक है। चलिए अब स्पिरिचुअल हेल्थ में हम आते हैं। सोशल आई थिंक सभी क्लियर हो गया, तीनों फैक्टर्स सभी का क्लियर हो गया। क्या फिजिकल, मेंटल, सोशल में कोई दिक्कत है किन्हीं को? कंफ्यूजन नहीं रखना, अभी हम लोग डाउट क्लियर सेशन में ही चल रहे हैं, जिनको भी कंफ्यूजन होगा रोक के पूछेंगे, ठीक है। यस मैम। अब आपका डेट कभी भी आ सकता है एग्जाम का, इसलिए भी आप प्रिपेयर रहिए, डिप्रेशन में नहीं चले जाइएगा, तो आप प्रिपेयर रहिए एग्जाम के बारे में, आपका कभी भी डेट आ सकता है। तो अब स्पिरिचुअल हेल्थ है, तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है कि बहुत लोग उसको मानते हैं, बहुत लोग उसको नहीं भी मानते हैं, एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ में इसको गिनती नहीं भी करते हैं, बट आपको पढ़ना है तो हम मानते हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है कि एक कनेक्शन है हमारा रिलीजियस बिलीफ के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ। मतलब हमारे इस संसार में, पूरे संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो मानते हैं भगवान को, रिलीजियस टाइप है, और दूसरा नहीं मानते भगवान को। तो अब यही है उनका स्पिरिचुअल हेल्थ, कि कुछ लोगों का रहता है कि एक तो रिलीजियस बिलीफ में जाते हैं, अब जो रिलीजियस बिलीफ में जाते हैं तो उनको एक डर रहता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो भगवान हमें वो तेल का कढ़ाई में तल देंगे, इस टाइप का कुछ बिलीफ। क्या पनिश करेंगे? हाँ, तो इस टाइप का जो भी बिलीफ है लोगों का, तो वो क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ है। दूसरा लोग क्या होते हैं कि जिनको इस टाइप का कोई बिलीफ नहीं है,
उनको कुछ नहीं लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, जो है यही है, तो उनको फिर बेईमानी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, अभी कर लिया, अभी का एक लाइफ है, हमने बहुत सारा कुछ कमा लिया। तो इस टाइप का जो भी चीज है, जो पर्सनल ट्रेट्स, कुछ प्रिंसिपल आदमी का होता है, कुछ खुद का एथिक्स होता है, अगर वो चीज डिटरमाइन कर रहा है तो वो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ है। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल हेल्थ है ये मेनली क्या है कि फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच एक कनेक्शन है। फिजियोलॉजी मतलब आप खुद, आपका पूरा बॉडी, और एक साइकोलॉजी, एक सोच, साइकोलॉजी एक सोच के साथ आपका एक कनेक्शन है। आपका क्या सोच है वो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ को डिटरमाइन करता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपकी नहीं को? अब ये स्पिरिचुअल सोच सोच सकता है, एकता का भाव रखे, आदमी बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, उसका कुछ एथिक्स है, कुछ प्रिंसिपल है, तो हम कभी चीट नहीं करेंगे लाइफ में, जो पढ़े हैं सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी पूरा क्लास चीट कर जाए, तो वो उसका एथिक्स है, ये उसका प्रिंसिपल है। तो ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ के अंतर्गत आता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिकेटर्स। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, इसको बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स, अब यहाँ पे क्या है कि जो हेल्थ के एस्पेक्ट को डिटरमाइन करे, इधर गुड वे में या बैड वे में, तो वो डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में हो सकता है सेम पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि दोनों में पॉइंट अलग हो सकता है, हो सकता है दोनों में सिमिलर पॉइंट है, बट आपको अंतर कहाँ दिखाना है? जब लिखना है तो वहां पे अंतर कहाँ दिखाना है कि किस टाइप से काम कर रहा है वो दिखाना है। जैसे डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट्स में हमको क्या दिखाना है? इधर वो गुड वे में काम कर रहा है या बैड वे में काम कर रहा है, हेल्थ को अच्छा कर रहा है या हेल्थ को बुरा कर रहा है। और इंडिकेटर्स में हमको क्या दिखाना है? सिर्फ इंगित करना है कि उस वजह से हेल्थ का कंडीशन क्या है, वो क्या कर रहा है हेल्थ के साथ, बैड या गुड नहीं कर रहा है, करना है। वहां पे मान लीजिए कि इंडिकेट करना है, जहां मान लीजिए कि यहाँ पे इन कॉलेजेस है, तो अगर हम इंडिकेटर्स के रूप में लें तो हम क्या देखेंगे कि 3 कॉलेजेस में, एक कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई हो रहा है, बस हमको इतना ही डिटरमाइन करना है। तो अब इस पढ़ाई से अच्छा फार्मासिस्ट बन रहा है या खराब फार्मासिस्ट बन रहा है, हमको ये डिफाइन नहीं करना, ये चीज डिफाइन करना है हमको डिटर्मिनेंट्स में, जहाँ की फैक्टर्स कंसिडर करेगा, डिटरमाइन करेगा गुड वे बैड वे। तो अब जब डिटर्मिनेंट्स में हम 3 कॉलेजेस की बात करेंगे तो फिर हम वहां पे डिफाइन करेंगे कि हाँ ये डिटर्मिनेंट्स क्या कर रहा है, अब बच्चे को पढ़ा रहा है तो अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। अब बाकी इंडिकेटर्स में, जैसे आप बल्ब देखते हैं, बल्ब लाइट जल रहा है, ठीक है, दिन में क्या करते हैं, इंडिकेटर्स देख के पता कर रहे हैं कि अच्छा इंडिकेटर्स में लाइट जल रहा है, मतलब लाइट है या नहीं है, बस हम इतना ही देखते हैं इंडिकेटर्स में, यस और नो में बस वो आंसर देता है। और डिटरमिनेंट्स में क्या करते हैं, हाँ वो ठीक कर रहा है या खराब कर रहा है, ये 2 चीज करते हैं हम लोग। वहां पे सिर्फ देखते नहीं है कि हाँ इससे क्या हो रहा है, गुड या बैड में हम उसको कंसीडर करते हैं। ये पोर्शन समझ में आ गया? हो सकता है सेम चीज इंडिकेटर्स भी हो सकता है और वो ही सेम चीज डिटर्मिनेंट्स भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम पॉइंट्स को उसमें लिख सकते हैं, बट क्या लिखना है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट्स है डिटर्मिनेंट्स के, तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। तो फर्स्ट है हेरिडिटी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिकेटर्स में? इंडिकेटर आपने बताया कि सिर्फ इंडिकेट करेगा हम लोग को यस और नो में, और डिटरमिनेंट हम लोग को यस और बैड में मतलब बताया, गुड और बैड में डिफरेंस होता है, क्या वो हम लोग के लिए यूजफुल है या फिर नहीं। ओके, तो चलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब इंडिकेटर्स के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं। तो फर्स्ट है डिटर्मिनेंट्स में हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मतलब जो जेनेटिकली चीज, जो जीन आपने पाया है। अब ये जो जीन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके हेल्थ एंड डिजीज में। तो बहुत सारे डिजीज जो होते हैं वो जेनेटिकली कैरी ऑन होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा साइकोसिस का मैटर, कि अगर कोई मेंटली इल है तो मे बी ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाँ वो आएगा ही आएगा, बट चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी वहां पे रहता है कि वो आप में कैरी ओवर हो जाए जनरेशन टू जनरेशन, या अगर एक में एक्सप्रेस नहीं भी हुआ, हो सकता है वहां पे वो रेसेसिव रहा हो, बट
नेक्स्ट जनरेशन में जाके हो सकता है वो डोमिनेंट ट्रेट का रूप ले ले, डोमिनेंट जीन का रूप ले ले, तो जैसे ही वो डोमिनेंट बन जाएगा वो आप में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, फिर वहां पे वो डिजीज दिखने लग जाएगा। तो ये तो डिजीज की कंडीशंस हैं। हो सकता है वो जीन काफी बेहतर वाला कोई चीज हो सकता है, आपका फादर्स में कुछ अच्छे जीन्स हो जिस वजह से किन्हीं के, कभी कभी आप देखते होंगे कि जिनके घर में ब्यूटीफुल हेयर जिनका रहता है मदर्स का, तो उनका डॉटर का भी बहुत खूबसूरत बाल रहता है, बड़ा बड़ा बाल। तो जेनेटिकली कैरी ऑन होता है वो चीज, कुछ कुछ चीजें, और किन्हीं किन्हीं का क्या होता है कि वो बेल्डनेस रहता है, तो अब उनका बाल झड़ रहा है, तो वो जेनेटिकली कैरी ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही जीन दो तरह से एक आदमी को ब्यूटीफुल बना दिया, एक आदमी को टकला बना दिया, तो सेम चीज जीन ये डिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट इसी टाइप्स में और भी बहुत सारे, जैसे डायबिटीज वाले, तो यहाँ पे डायबिटीज भी क्या है कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल टाइप के डिजीज है, इवन कैंसर, ये भी क्या होता है कि जेनेटिकली जा सकता है। ब्लाइंडनेस हो गया, कैंसर हो गया, तो नॉन कम्युनिकेबल टाइप के जो भी जीन है वो जेनेटिकली एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं जो आपके हेल्थ को डिफाइन करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है फैक्टर, हेरिडिटी, आनुवांशिकता, जो आप में कैरी ओवर होता है जनरेशन टू जनरेशन, आपके फादर से, आपके ग्रैंडफादर से, तो ये चीज चलते रहता है। हो सकता है वो जिन काफी बेहतरीन भी हो, किन्हीं का हाइट काफी बेहतर है, तो वो अपने बच्चों में कैरी ऑन हो रहा है, तो अब वो जनरेशन टू जनरेशन गुड हाइट वाले बच्चे हो रहे हैं, हेल्दी बच्चे हो रहे हैं। तो हेरिडिटी क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है गुड वे में, बैड वे में। बैड वे में भी कर सकता है, गुड वे में भी कर सकता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या है कि आप पे डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल, कि आप खुद का लाइफ स्टाइल कैसे जी रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन है तो आपका हेल्थ प्रमोशंस होगा, नहीं तो डिग्रेड होगा आपका हेल्थ। अब लाइफ स्टाइल कहने का मतलब है क्या, क्या कहने का मतलब है बताइए क्या? अपने लाइफ को कैसे मतलब स्पेंड कर रहे हैं, किस माहौल से रह रहे हैं, किस तरह से आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ओके, अब दो कंडीशंस हम देखते हैं। एक लाइफ स्टाइल देखते हैं कि काफी 6 बजे उठ रहे हैं लोग, ठीक है, एक्सरसाइज किया, मॉर्निंग वॉक किया, एक्सरसाइज किया, योगा किया, हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया, स्प्राउट्स लिया, मतलब इस टाइप का ही हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया, वर्क पे गया, फिर हेल्दी लंच लिया, शाम का स्नैक्स काफी हेल्दी लिया, उसके बाद फिर रात में आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, तो अभी फिर क्या हो गया, और नेक्स्ट फिर रात में भी डिनर करके एकदम अप्रोक्स 10 o'clock सो गया, ठीक है। अब फिर उसको नींद भी पर्याप्त उतना जितना 8 hours का लेना था वो लिया। उसके बाद दूसरा एक आदमी है जो 12 बजे उठ रहा है, 12 बजे उठा, वैसे ही कुछ जंक लिया, और फिर 12 बजे खाना ही खा रहा है। कौन है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 12 बजे ब्रेकफास्ट ही ले रहा है, काफी जंक सा ब्रेकफास्ट ले रहा है, तो अब वो लंच तो करेगा नहीं, लंच तो वैसे इसका स्किप हो गया, शाम में या रात में डायरेक्ट खाना खाया, वो भी कुछ भी खाया, फिर डायरेक्ट सो गया, फिर 2 बजे रात में सो रहा है, फिर 12 बजे उठ रहा है। तो काफी इरेगुलर टाइप का इसका लाइफ स्टाइल है। तो अब दोनों में हेल्दी कौन हेल्थ को प्रमोट करेगा एंड कौन हेल्थ को डिमोलाइज करेगा, खुद बताइए आप लोग। उसका लाइफस्टाइल हेल्दी है जो प्रॉपर्ली अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा है। मतलब पहला वाला है ना, पहला वाला केस वाला Yes, ma'am. ऑब्वियस सी बात है कि लाइफस्टाइल काफी बेहतर होगा उसका। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइफस्टाइल जो बेहतर वाला बात बताए, ये लाइफस्टाइल क्या कर रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल वाला पार्ट है वहां पे लाइफस्टाइल आपका काफी अहम रोल अदा करता है। आपका जितना भी नॉन कम्युनिकेबल टाइप का डिजीज हो रहा है उसमें ये लाइफस्टाइल ही आपको डिजीज को बढ़ाता है। अगर इरेगुलर टाइप आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 12 बजे उठ रहे हैं, कभी 2 बजे उठ रहे हैं, रात के 3 बजे सो रहे हैं, ये क्या करेगा आपका
स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा। स्ट्रेस जैसे बढ़ाएगा, जितने टाइप के एंजाइम्स हैं सबका जो सिक्रेशन है, हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है इनएडिक्वेट हो जाएगा। जहां नहीं चाहिए वहां हो रहा है, जहां चाहिए वहां नहीं होगा। अब हमारे बॉडी में क्या होगा, टोटल चीज इरेगुलर हो जाएगा। ओबेसिटी को रेज करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, जितने हार्ट प्रॉब्लम है सब एक दूसरे का कॉम्प्लिकेशंस ले लेके भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाएंगी। तो लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर रहा है आपके हेल्थ में, डिटर्मिनेंट्स का काम कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है हेल्थ को गुड वे में बैड वे में। उसके बाद हमारा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, सोशली वहाँ लोग क्या सोच रहा है, क्या रेगुलेशंस है, क्या रूल्स है। अब एक कंडीशंस है, हाँ बोलो बोलो ऋतिक, कोई दिक्कत है? यस मैम, जैसे कि दो क्वेश्चन था मेरा। आवाज बहुत कम आ रही है ऋतिक तुम्हारे। बोल रहे हैं मैम, मेरा दो क्वेश्चन था। हाँ पहला क्वेश्चन था मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई रात में कोई लोग बहुत कम सोए, हम्म है ना, आवर्स से, हम्म इससे उनका हेल्थ इफेक्ट आएगा। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन मैम ये है हमारा कि इससे रिलेटेड किस टाइप का हमारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो ये फैक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट अबाउट डिटर्मिनेंट्स। पूरा डिटर्मिनेंट्स को फैक्टर सहित आपको लिखने आ जाएगा कि ये पूरा डिटर्मिनेंट्स को आपको डिस्कस करना है, टोटल फैक्टर्स। तो अब वहां पे मार्क्स देखिए कितना मार्क्स पे, ये कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइंड डिटर्मिनेंट्स है तो सीधा जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो लाइन है जो डिटरमाइन कर रहा है हमारी हेल्थ को गुड वे में या बैड वे में, तो बस इतना ही लिखना है 2 मार्क्स में। बट जैसे 4 नंबर बढ़ गया, 4 5, तो उसके बाद पॉइंट वाइज बढ़ाते जाइए। 5 का है तो 5 पॉइंट लिखिए, 8 का है तो 8 पॉइंट लिखिए, बड़ा बड़ा लिख दीजिए थोड़ा, तो वहां पे फिर आपको मार्क्स वो डिटरमाइन कर देगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में सिर्फ डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन आएगा या इंडिकेटर्स का डेफिनेशन आएगा। अगर लॉन्ग में आता है तो ये सारे फैक्टर्स लिखने आएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो डिटर्मिनेंट्स का काम करता है। तो ये सारे फैक्टर्स का नाम लिख दीजिए आप। इंडिकेटर्स में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, और मैम फर्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं दिया, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया। फर्स्ट का, हाँ कोई भी उसका तो हम बताए। हाँ मतलब अगर कोई रात को इरेगुलर टाइप का सो रहा है तो उसका जो हमारा किरकेडियन साइकिल है, एक हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल साइकिल है जो 24 घंटे का अंतराल पे चलता है, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही वो गड़बड़ हुआ आपका, तो आपका पूरा बॉडी डिसऑर्डर्स हो जाएगा। हमारे बॉडी में खुद एक क्लॉक चलते रहता है, 24 आवर्स का क्लॉक चलते रहता है। आप कभी भी देखे होंगे क्या होगा कि आपको कभी सुबह में उठना है, ठीक है, तो जिनका क्लॉक सही रहता है, जो इरेगुलर है उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जिनका बिल्कुल रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कहीं 4 बजे जाना है, अब उठते 6 बजे है, ठीक है, डेली आप उठते 6 बजे हैं, आपको 4 बजे कभी ट्रेन पकड़ना हो तो आपका नींद अलार्म से पहले खुलता है। खुलता है? यस मैम। किनका खुलता है? यस मैम। क्यों खुलता है? क्योंकि आपके अंदर खुद एक अलार्म सेट हो जाता है। जैसे आपने अलार्म लगाया, आपके दिमाग में भी एक अलार्म सेट हो गया कि हमको 4 बजे उठना है, और उस अलार्म के 2-3 मिनट पहले ही आप जग जाते हैं। अलार्म बंद करने के लिए या चाहे जिसके लिए भी आप स्वतः जग जाते हैं, तो आपके अंदर एक खुद 24 आवर्स का क्लॉक चलते रहता है। तो उसको किरकेडियन साइकिल हम लोग बोलते हैं। तो वो क्लॉक गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही आप इधर उधर करते हैं, रात के कभी 2 बजे सोए, कभी 11 बजे सो गए, कभी 9 बजे सो गए, तो वो साइकिल आप खुद अपना खराब कर रहे हैं। वो जैसे ही गड़बड़ हुआ फिर वो काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए एक रेगुलर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है, आपके हेल्थ के लिए भी और आपकी किरकेडियन साइकिल के लिए भी। ठीक है, और वो साइकिल सही है मतलब आपका हर एक चीज हार्मनी में काम कर रहा है, हर एक एंजाइम्स हार्मनी में काम कर रहा है आपका। डाउट क्लियर है ऋतिक? यस मैम। ओके, तो अब हम सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। तो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और बहुत सारे कस्टम्स हैं। अब ये कस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकता है आपके लिए सही हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो। अब यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, जरूरी नहीं कि हमारे पहले के जमाने में रूल्स एंड रेगुलेशन बना है वही कस्टम फॉलो होता आ रहा है, सेम परंपरा फॉलो हो रहा है। तो हो सकता है उस वक्त के लिए वो परंपरा सही हो,
लेकिन अभी के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब रेगुलेशंस है, कस्टम्स है, तो लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो उसको फॉलो करना ही करना है, हो सकता है उस वक्त कुछ कंडीशन रहा हो तो उस वक्त के लिए वो चीज बन गया हो, वो रेगुलेशन बन गया हो कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। लेकिन अभी के लिए वो चीज जरूरी नहीं कि वो मायने रखती हो सकता है उस वजह से कुछ खराब चीज हो रहा है आपके पास। तो अब ये क्या है कि ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स से, पहले के जमाने में क्या है कि हर चीज के लिए दान देना पड़ता था, कोई मर गया तो ब्राह्मण को दान देना है, ब्राह्मण को ये करना है, ब्राह्मण को वो करना है। तो अब उस वक्त क्यों था, क्योंकि उस वक्त कैटेगरी वाइज लोग बटे हुए थे, उस कैटेगरी के लोग सिर्फ वही काम करते थे, उनका जीवन यापन उसी चीज से होता था। अब जो लोग ब्राह्मण है वो कुछ और चीज नहीं करते थे, वो सिर्फ पूजा पाठ का काम करते थे, उनसे ही जो चीज मिलता था वही जीवन यापन करते थे। तो ठीक है, अब वहां उनको ये चीज मिल गया, ठीक है, उस वक्त के लिए वो रीति ठीक था। बट अभी क्या है, सभी लोग, हर एक लोग हर कुछ कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, जो बार्बर्स का शॉप है, जो इतने बड़े बड़े लैक्मे सलून खुला है या फिर वीएलसीसी खुला है, वहां जरूरी नहीं कि जो बाल काटने वाले हैं बार्बर्स लोग ही कास्ट वाले हैं, कोई भी रहता है वहां, ब्राह्मण भी काम करता है, वहां मुस्लिम्स भी काम करता है, कोई भी कास्ट काम करता है। अब ये कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है। तो अब अभी का अगर सिनेरियो में कोई कह रहा है कि हमको गाय, ब्राह्मण को गाय दान देना है, ये दान देना है, वो दान देना है, तो ये एक बिल्कुल गलत प्रथा है। अभी देखिए, जैसे कोई घर में मर गया तो अब क्या करेंगे, पंडित जी जो भी व्हाटएवर जो भी आते हैं वो क्या करेंगे, एक पलंग लेगा, एक तोशक, एक तकिया। भाई क्यों, तो वो मर गए तो उनको सोने के लिए, वो तो मर गए, वो कहाँ सो रहे हैं भाई। तो ये क्या है, कुप्रथा है, कस्टम्स है। तो हम अभी कस्टम्स की बात बता रहे हैं, ये हेल्थ को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, हेल्थ वाले फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, बट ये क्या है कि एक तरह का जो रीति रिवाज चल रहा है, रेगुलेशंस, ये पहले के जमाने के लिए ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहां पे उनको उससे ही खाना वाना जो भी था, उनका जीवन यापन वहीं पे हो रहा था। लेकिन अभी नहीं है, उनके पास बहुत रोजगार है, सभी के लिए अलग अलग रोजगार है, और यहाँ पे कोई डिटरमाइन नहीं कर रहा है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि आप अगर ब्राह्मण है तो आप अपना बार्बर शॉप नहीं खोल सकते, या आप अपना साइकिल का शॉप नहीं खोल सकते, कुछ भी कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पे ये चीज अलाउ दिया गया है, सभी को इंडिपेंडेंसी है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, कास्टिज्म वाली फैक्टर नहीं आती। तो अभी जो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है, मान लीजिए कुछ भी सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर कोई भी वैसा है जो उस वक्त के लिए ठीक था, लेकिन हो सकता है अभी गड़बड़ हो गया। जैसे एक मान लीजिए कि जहाँ पे बहुत ही अमीर फैमिलीज रह रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईफाई वाले जगह पे है, तो हो सकता है वो हाईफाई जगह दो तरह से काम कर रहा हो। पहला, काफी हाईफाई है, सभी के पास काफी अच्छा है, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप हो रहा होगा, अच्छे खाना खा रहे होंगे, तो हेल्थ बढ़िया होगा उस सोसाइटी का। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, काफी हाई प्रोफाइल है, तो डेली पार्टीज हो रही है, डेली अल्कोहल आ रहा है, डेली जितनी तरह के नार्कोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, वो सारे यूज कर रहे हैं। अब वहां पे क्या होगा, हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स डिफाइन करता है किस रूप में ले जा रहा है आपके हेल्थ को, या तो वो बेहतर अगर कर रहा है तो बेहतरीन होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, कुछ लोग स्लम में है जहाँ पे पैसे नहीं है, वो न्यूट्रिशन की भी के लिए भी नहीं सोच सकते, तो उनको सिर्फ खाना है, तो खाना में क्या खाना है, पेट भरना है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन्स काफी महंगा है, तो जीवन यापन के लिए उनको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो वहां पे क्या, ऑब्वियस जो न्यूट्रिशन उनको विटामिन से मिलना है या प्रोटीन से मिलना है, वहां पे वो नहीं मिल पाएगा उनको, फिर हेल्थ उनका क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को डिफाइन करते हैं, इधर इन गुड वे और इन बैड वे। ये कंफ्यूजन? नो मैम। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट्स है, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, ये मेजर कंडीशंस है। अभी आपने एचएससीपी में पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बाद आई थिंक बहुतों ने अपना डाइट प्लान चेंज किया होगा, अब आप बैलेंस डाइट ले रहे होंगे क्योंकि आपके पास काफी नॉलेज आ गया है खाने को लेके। तो एजुकेशन भी काफी अहम रोल निभाता है आपके हेल्थ स्टेटस को लेके। अभी आप बहुत कुछ पढ़े, हेल्थ एजुकेशन में आपने बहुत कुछ पढ़ा है सभी चीज के लिए। तो अभी जिनके पास ज्यादा एजुकेशन है वो क्या करेंगे, हेल्थ को बेटर बनाएंगे, बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ करेंगे। और जिनका हेल्थ जिनके पास कम
तो और जिनके पास थोड़ा नॉलेज कम है, जैसे मान लीजिए स्लम एरिया का ही मैंने एग्जांपल दिया, तो वहां पे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर तो है, वैसे ही पैसा कम है, कौन है ये आदमी। तो अब वहां पे क्या है कि जो हेल्थ एजुकेशन क्या कर रहा है कि वहां पे थोड़ा उनको बेटरमेंट के लिए लाइफ स्टाइल चेंजेस कर रहा है मान लीजिए, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। लोगों के पास फिर भी जानकारी बहुत है कि हाँ ये न्यूट्रिशियस है, लेकिन फिर भी लोग जंक फूड खा रहे हैं, और जो लोग के पास जानकारी है वही लोग ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं। तो एजुकेशन को गुड वे में कंसीडर हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता। आप भी अगर इवन मेरे सामने ही अगर कोई जंक फूड रख दे और कोई हेल्दी फूड रख दे, तो हम प्रेफर जंक फूड ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है। आप लोग भी मोस्ट ऑफ द केसेस यही चीज करेंगे। तो सभी को पता है कि हाँ ऐसे ये चीज हो सकती है, बट फिर भी सभी लोग सेम चीज कर रहे हैं। तो एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे अगर हम गुड वे में ले तो एजुकेशन एक मेजर कंडीशन है जिसमें हेल्थ स्टेटस को ठीक कर सकता है। अब मान लीजिए फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, मान लीजिए जिनको सही से फैमिली प्लानिंग के बारे में पता है, तो जो 2 चिल्ड्रंस के बाद एबॉर्शन जो भी फैमिली प्लानिंग कराना हो वो करा लिए। बाकी जिनको नहीं पता है तो क्या हुआ, उनका हेल्थ कंडीशंस खराब होते हैं, 10 बच्चे 12 बच्चे, ऑब्वियस है कि उनका हेल्थ स्टेटस गड़बड़ होगा। तो एजुकेशन क्या करता है, हमेशा हेल्थ को अच्छे रूप में कंसीडर करता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? नो मैम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारा क्या है कि आई थिंक पढ़ने वाला है, तो आप एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है।